हेलो फ्रेंड, इलेक्ट्रिकल लाइफ में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम डिस्कस करेंगे यूपीपीसीएल, टीजी2, यूपीआरबीएनएल टीजी2 लाइनमैन इलेक्ट्रीशियन के लिए इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट। और इस प्रैक्टिस सेट में आपका जो होगा क्वेश्चन 50 प्लस होंगे और हर एक क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन होगा वह डिटेल में होगा एकदम। ठीक है, चलिए तब तक अगर चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के संग शेयर जरूर कीजिएगा। ओके, चलिए तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि ब्रेकडाउन स्थिति में, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ब्रेकडाउन स्थिति से पूर्व सिलिकॉन डायोड की लीकेज करंट यानी रिसाव धारा का स्तर होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फटाफट बताइए कमेंट सेक्शन में इसका आंसर क्या होगा कि ब्रेकडाउन स्थिति से पहले, ठीक है, ब्रेकडाउन की स्थिति से पहले जब हम सिलिकॉन डायोड यूज कर रहे हैं तो उसमें जो लीकेज करंट यानी कि रिसाव धारा होगी वह कितनी होगी। ऑप्शन आपका है 1 माइक्रो एम्पियर, 100 माइक्रो एम्पियर, 1 मिली एम्पियर होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, या फिर 100 मिली एम्पियर। क्या होना चाहिए बताइए, करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है 1 माइक्रो एम्पियर, यानी कि ब्रेकडाउन की स्थिति से पूर्व, यानी पूर्व मतलब पहले, सिलिकॉन डायोड जो आप यूज कर रहे हो उसकी जो लीकेज करंट है वह लीकेज करंट आपकी कितनी होगी, वह लीकेज करंट आपकी होगी 1 माइक्रो एम्पियर। क्लियर। देखिए अब 1 माइक्रो एम्पियर दिया है तो 1 माइक्रो में कितना होता है ये आपको याद रखना है कि 1 माइक्रो में 10 घाते माइनस 6 एम्पियर आप इस तरह से लिख सकते हो, यानी 1 गुणे 10 घाते माइनस 6 एम्पियर आप लिख सकते हो इस तरह से। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला है कि वह अधिकतम विपरीत वोल्टेज जो कोई डायोड सह सकता है कहलाता है। तो देखिए वह अधिकतम विपरीत वोल्टेज जो कोई भी डायोड क्या कर सकता है, सह सकता है, उसे हम क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड वोल्टेज, शिखर विपरीत वोल्टेज यानी पीक इनवर्स वोल्टेज, कट इन वोल्टेज, एवलांची वोल्टेज, क्या कहते हैं इसको। तो इसका करेक्ट आंसर होगा पीक इनवर्स वोल्टेज। उसको हम क्या कहते हैं कि कोई भी डायोड आपका है, अगर कोई भी डायोड है उसके विपरीत यानी कि रिवर्स बायस में वह वोल्टेज आप जो पूरा डायोड है उसको सह सकता है, वह वोल्टेज आपका कहलाता है शिखर विपरीत वोल्टेज यानी पीक इनवर्स वोल्टेज, जिसको आप PIV लिखते हो और इसका मान 2Vm होता है, यानी कि जो वोल्टेज रहता है उसका अपोज मतलब कि दोगुना कर देते हैं पीक इनवर्स वोल्टेज। जबकि ये देखो डिपेंड करता है कि आप कौन सा डिस्टकारी यूज करते हो, कौन सा रेक्टिफायर यूज करते हो। जैसे अगर आप डबल मतलब कि सेंटर टाइप वाला यूज करते हैं या फिर ब्रिज रेक्टिफायर यूज करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे जो पीक इनवर्स वोल्टेज होता है वो 2Vm होता है। ठीक, लेकिन आप हाफ वेव ब्रिज रेक्टिफायर यूज करते हो या फिर फुल वेव में तो 2Vm होता है, ये फुल वेव में है और ब्रिज में है, लेकिन हाफ वेव में अगर हम यूज करेंगे तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो पीक इनवर्स वोल्टेज होता है वो सप्लाई वोल्टेज के बराबर होता है। क्लियर है ना, ये चीज़ आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि कैलाश युक्त दोलित्र का उपयोग प्रेषित्रों यानी ट्रांसमीटर्स में किया जाता है। इसका कारण है कि आवृत्ति स्थिरता, निम्न मूल्य, दृढ़ता, सरलता। क्या है करेक्ट आंसर। तो देखिए जो कैलाश युक्त दोलित्र यानी कि विन ब्रिज जो ऑक्सीलेटर होता है यानी कैलाश युक्त दोलित्र, उसका यूज हम कहाँ पे करते हैं, ट्रांसमीटर में करते हैं। इसका क्या मेन रीज़न है, इसका मेन रीज़न है कि इसकी फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी बहुत अच्छी होती है, यानी ये कैलाश युक्त जो ऑक्सीलेटर होता है इसकी आवृत्ति की जो स्थिरता है यानी फ्रीक्वेंसी की स्टेबिलिटी वो बहुत ही क्या होती है, अच्छी होती है, इसलिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला है कि कॉलपिट दोलित्र पैदा करता है। अब देखिए कॉलपिट दोलित्र जो है वो क्या पैदा करता है। ऑप्शन आपका है वर्गाकार तरंग, ज्या तरंग, आरादन तरंग यानी सॉटूथ या अवमंदित तरंग। क्या होगा करेक्ट आंसर इसका। ठीक है, तो कॉलपिट दोलित्र जो है वो पैदा करता है, देखिए इनपुट कौन सा होता है वो अलग चीज़ है, पैदा क्या करता है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो जो पैदा करता है ये होता है साइनोसाइडल वेव, ठीक है, जिसको आप ज्या तरंग बोलते हो, साइनोसाइडल वेव होता है। ठीक है, और इसका इनपुट क्या होता है, तो इनपुट इसका सपोज क्या होगा कि वर्गाकार
तरंग, सपोज क्या ये वर्गाकार तरंग होता है इसका इनपुट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है किसी कैलाश के दो अभिमुख पार्श्वों के आर पार एक प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल विकसित हो जाता है जब। अब देखिए किसी क्लास के यानी कि किसी कॉइल आप कह सकते हो कि दो अभिमुख पार्श्वों के आर पार एक प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल विकसित हो जाता है जब उन पर निम्नलिखित वोल्टता का मान विद्युत वाहक बल आरोपित किया जाता है, उन पर चुंबकीय क्षेत्र स्थित आरोपित किया जाता है, उन पर स्थैतिक क्षेत्र आरोपित किया जाता है, उनके मध्य संपीड़न और विस्तार घटित होता है। ठीक है, तो देखिए किसी कैलाश के दो अभिमुख पार्श्वों के आर पार एक प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल विकसित होता है। इसका कारण होता है कि उनके मध्य संपीड़न और विस्तार यानी कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन घटित होता है। तब जाके किसी कैलाश के दो अभिमुख के बीच में क्या जनरेट होता है, विद्युत वाहक बल जनरेट होता है, जिसका नेचर कैसा होता है, तो प्रत्यावर्ती यानी अल्टरनेटिंग नेचर का होता है वो। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है एक कंक्रीट दीवार तथा छत पर पेंच को लगाने के लिए किस वस्तु का प्रयोग किया जाता है। बताइए कि एक कंक्रीट दीवार तथा छत पर पेंच आपको लगाना है तो किस वस्तु का प्रयोग करेंगे, लिंक क्लिप का, बुशिंग का, सैडल्स का, रावल प्लग का, किसका इस्तेमाल करेंगे, तो यह इस्तेमाल करेंगे हम रावल प्लग का। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा कि छत पर या फिर किसी दीवार कंक्रीट वाली दीवार पर आपको मान लीजिए कि क्या करना है, पेंच लगाना है, तो यहाँ पे छेद करना पड़ेगा, तो छेद करने के लिए हम लोग रावल प्लग का इस्तेमाल करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला है कि बैटन पर क्लिप्स का प्रयोग कर स्विच बोर्ड के लिए केबल स्थापित करना है। लाइन तथा उपकरण के बीच 3.6 मीटर की दूरी है। केबल को अनुप्रस्थ काट रूप से लगाने के लिए कितने क्लिप्स की आवश्यकता होगी। ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसका करेक्ट आंसर कितना होना चाहिए। अब देखिए कह रहा है कि बैटन पर क्लिप्स का प्रयोग कर स्विच बोर्ड के लिए केबल स्थापित करना है। ठीक है, कितना केबल स्थापित करना है, लाइन तथा उपकरण के बीच में, लाइन और उपकरण के बीच में जो डिस्टेंस दिया है वो 3.6 मीटर की दूरी है। केबल को अनुप्रस्थ यानी हॉरिजॉन्टल रूप से लगाने के लिए कितने क्लिप्स की आवश्यकता होगी, कितने क्लिप्स की आवश्यकता होगी, यानी इनके बीच की दूरी कितनी है, 3.6 मीटर की दूरी है। तो कितने क्लिप आप लगाओगे, तो एक क्लिप जो नंबर ऑफ क्लिप होंगे वो आपका 27 के आसपास आएंगी। ठीक है, कितना होगी, 27। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला है कि धात्विक गुप्त वायरिंग पद्धति में जहां दीवार उभरी हुई रहती है वहां केबल लगाने के लिए निम्नलिखित का प्रयोग करते हैं। यानी देखिए कंड्यूट वायरिंग जब आप करते हो तो जहां पे मान लीजिए दीवार क्या है, थोड़ी सी उभरी हुई है, तो वहां केबल लगाने के लिए निम्नलिखित किसका प्रयोग आप करते हैं, मानक ठोस बैंड्स का, मानक निरीक्षण बैंड्स का, धात्विक लचीली नलिका का, या फिर ऑफसेट बैंड्स का, किसका इस्तेमाल आप करते हो। तो हम इस्तेमाल करते हैं धात्विक लचीली नलिका का। ठीक है, धात्विक लचीली नलिका का इस्तेमाल करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मेन से आपूर्ति को अनेक शाखाओं में ले जाने के लिए वायरिंग प्रणाली 3 प्रकार से प्रयुक्त की गई है। इंडियन इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी का जो रूल है कि नियमानुसार प्रत्येक मंजिल क्षेत्रफल तथा उसके भाग के लिए रिंग मुख्य परिपथ होना आवश्यक है। यह क्षेत्रफल कितना है, यह क्षेत्रफल कितना होना चाहिए जिसमें हम रिंग मेन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो यह आपका होना चाहिए 100 वर्ग मीटर का। कितने का होना चाहिए, 100 वर्ग मीटर का होना चाहिए। ओके, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि दो अमीटर्स मतलब जो धारा का मापन करते हैं, यक्स तथा वाई को पूर्ण पैमाना विक्षेप के लिए क्रमशः 40 मिली एम्पियर और 50 मिली एम्पियर की धारा आवश्यकता होती है, तो आपको ये बताना है कि दो मतलब मीटर्स हैं, एक यक्स है जिसकी रेटिंग आपको 40 मिली एम्पियर और वाई जो है ये 50 मिली एम्पियर आपकी धारा की आवश्यकता होती है। तो इसमें आपको बताना है कि यंत्र यक्स की मतलब यक्स जो होगा अधिक सेंसिटिव होगा यानी अधिक सुग्राही होगा, या फिर यंत्र यक्स अधिक सुग्राही है। ठीक है, दोनों यंत्र सुग्राही हैं, यहाँ पे एक वाई लिख लेना। ठीक है, दोनों यक्स नहीं होंगे, एक वाई होगा। दी गई सूचना से सुग्राह्यता का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा। अब देखिए एक चीज़ ध्यान से समझिए कि जैसे एमीटर्स क्या है, अब कोई एमीटर है, जैसे मान लीजिए कि एक एमीटर है ये, ठीक, एक एमीटर है। अब इस एमीटर से दो, मान लीजिए इस एमीटर की रेटिंग जो है एक 2 एम्पियर है, और एक जो है मान लीजिए इसी एमीटर की 5 एम्पियर की रेटिंग है, दो है मेरे पास। अब इससे
जब 2 एम्पियर फ्लो होगी तो जल्दी से सेंस कर लेगा, ठीक है, ये जल्दी से मतलब पता कर लेगा कि हाँ 2 एम्पियर की फ्लो हो रही है। 5 एम्पियर जब तक इससे फ्लो नहीं होगी तब तक ये पता नहीं कर पाएगा कि 5 एम्पियर है। मान लो इससे सिर्फ 3 एम्पियर जा रही हो, जब 3 एम्पियर जाएगी तो सिर्फ 2 एम्पियर जब रेटिंग होगी तभी पता कर पाएगा, ये 5 एम्पियर वाला नहीं पता कर पाएगा। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि अगर करंट कम है तो उसकी सुग्राह्यता ज़्यादा होगी, अगर करंट ज़्यादा है तो उसकी सेंसिटिविटी यानी सुग्राह्यता जो होगी वो क्या होगी, कम होगी। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको मिल रहा है कि यक्स की जो करंट दिया है वो 40 मिली एम्पियर दिया है, जबकि वाई का जो दिया है वो 50 मिली एम्पियर दिया है। तो इससे क्या कंक्लूजन निकल रहा है, क्या निष्कर्ष निकला कि यक्स की जो करंट है वो 40 ही है, इसका क्या है 50 ही है। तो इसका मतलब है कि 40 वाला अधिक सेंसिटिव होगा जबकि 50 वाला कम सेंसिटिव होगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला है कि किसी एमीटर में शंट प्रतिरोध का मान सामान्यतः क्या होता है। अब देखिए कोई एमीटर है उसको हम शंट में मतलब बनाते हैं, जैसे कि किसी एमीटर में हम शंटिंग करते हैं। शंट का काम करने से क्या होता है कि एमीटर की जो मापने की रेंज है, जो सीमा है वह बढ़ जाती है, ठीक है। जब हम एमीटर का इस्तेमाल मतलब कि शंट के रूप में कर देते हैं तो उस शंट में ना हम एक प्रतिरोध को लगाते हैं, उस प्रतिरोध का मान कितना होता है यही आपसे बोला जा रहा है। तो उस प्रतिरोध का मान क्या होगा कि मापी प्रतिरोध के बराबर होगा या फिर मापी प्रतिरोध से अधिक होगा, मापी प्रतिरोध से कम होगा, किसी भी मान का होता है, किसी भी मान का होता है। तो देखिए जब हम शंट बना रहे हैं, जैसे सपोज ठीक ये आपके पास है, ये है, तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे कि ये आपका मान लीजिए एमीटर है, ठीक। उसके बाद इसी के पैरेलल में हम क्या लगाते हैं, ये रेजिस्टेंस लगाते हैं, जो कि बेसिकली किसका बना होता है, मैग्नीन का बना होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखिएगा कि मैग्नीन का बना होता है। अब इस एमीटर का अपना कुछ ना कुछ क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा, इसको हम आर ए दे देते हैं, और ये मान लीजिए कि शंट रेजिस्टेंस है तो इसको आर एस दे देते हैं। तो ये आर ए जो होगा इस आर एस से बड़ा होगा कि छोटा होगा, यही आपसे बोला जा रहा है क्वेश्चन में। तो इसका मतलब है कि ये जो आर एस हम लगाते हैं, इस आर एस की वैल्यू बहुत ही कम होती है। किससे भी कम होती है, तो ये आर ए से भी कम होती है। तो आर ए इज ग्रेटर देन आर एस, ठीक है, कि आर ए की वैल्यू ज़्यादा होती है और आर एस की वैल्यू कम होती है। तभी तो देखिए दो पैरेलल ब्रांच हैं, जैसे कि अब एक एमीटर लगाए हो आप और एक पैरेलल में करंट मतलब कि रेजिस्टेंस लगा दिए, तो यहाँ से अगर करंट जो जाएगी ना, यहाँ पे ये आर ए है, ये मान लीजिए आर एस है, तो करंट जो आई होगी ये दो पार्ट में यहाँ पे डिवाइड होगी, एक तो आई वन होगी, एक क्या होगी आई टू होगी, दो पार्ट में डिवाइड होगी। तो जब दो पार्ट में डिवाइड होगी तो यहाँ से कुछ करंट जाएगी, कुछ यहाँ से, तो यहाँ से उतनी ही करंट जाएगी जितना इस एमीटर की रेटिंग होगी। बाकी जितनी भी करंट बचेगी सारी की सारी यहाँ से बाईपास हो जाएगी, सारी की सारी करंट यहाँ से क्या होगी, बाईपास होगी। जब यहाँ से सारी की सारी करंट बाईपास होगी तो आप बहुत ही आसानी से समझ सकते हो कि इस आर एस की वैल्यू इस आर एस से हमेशा क्या रखनी पड़ेगी, कम रखनी पड़ेगी। अगर ये दोनों की वैल्यू बराबर हो गई तो फिर जितनी करंट यहाँ से जाएगी उतनी ही करंट यहाँ से भी जाएगी। पैरेलल का नियम है ना कि अगर दो पैरेलल में कनेक्ट हैं रेजिस्टेंस और दोनों की वैल्यू सेम है तो दोनों से करंट भी सेम ही पास होगी, ठीक है। तो इस आर एस की वैल्यू यानी कि शंट रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होती है वो बहुत कम होती है, ठीक है। शंट रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होती है वो बहुत कम होती है, तो मापी प्रतिरोध से भी कम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला है कि यदि नापी जाने वाली धारा के मान का अनुमान ना हो तो मापन प्रारंभ करना चाहिए। अब देखिए यदि मापी जाने वाली धारा के मान का आपको अनुमान नहीं है कि कितनी है, तो फिर जो मापन करना है वो कैसे आपको स्टार्ट करना चाहिए, न्यूनतम मापी सीमा से, मध्य मापी सीमा से, उच्च मापी सीमा से, या किसी भी माप सीमा से, किससे आपको करना चाहिए यही आपसे बोला जा रहा है। अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यदि मापी जाने वाली धारा के मान का अनुमान आपको नहीं है तो आप स्टार्ट करोगे सबसे पहले उच्चतम माप सीमा से, ठीक है। उच्चतम माप सीमा से कि यानी मैक्सिमम वैल्यू यानी कि उस करंट मतलब ये जो भी एमीटर की रेटिंग होगी आप डायरेक्ट मैक्सिमम वैल्यू रखो, आपको शो नहीं करेगा। फिर धीरे धीरे कम करते आओ, आपको कोई एक वैल्यू मिल जाएगी जिसपे वो क्या करेगा, रुक जाएगा, ठीक है। इसलिए आपको याद रखना है कि जब भी मापी जाने वाली धारा का अनुमान नहीं हो तो आपको जब भी मेज़र करना होगा तो स्टार्ट कहाँ से करना पड़ेगा, उच्चतम माप सीमा से आप स्टार्ट करना। ओके चलिए अगला क्वेश्चन है
कि वोल्ट मापी की सुग्राह्यता को व्यक्त किया जाता है। अब वोल्ट मापी है तो उसकी सुग्राह्यता को आप कैसे व्यक्त करोगे, उसकी सुग्राह्यता को आप कैसे व्यक्त करोगे, तो उसकी सुग्राह्यता हम व्यक्त करते हैं ओम पर वोल्ट से, सॉरी वोल्ट पर ओम से। नहीं, ऑप्शन नंबर डी, मतलब इसका जो वोल्ट पर ओम में, ओम वोल्ट में, 1 वोल्ट अपान ओम में, ठीक है, या फिर ओम पर वोल्ट में। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी ओम पर वोल्ट में। ओम पर वोल्ट में हम इसको क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि लैप वाइंडिंग में समांतर पथ होते हैं। तो देखिए डीसी मशीन में हम दो तरह की वाइंडिंग यूज करते हैं, एक होती है लैप वाइंडिंग, एक होती है तरंग कुंडलन, जिसको आप वेव वाइंडिंग बोलते हो। तो इसमें पैरेलल पथों की संख्या यानी समांतर पथों की संख्या पूछा जाता है। तो जो लैप वाइंडिंग होती है इसमें समांतर पथों की संख्या जो होती है ध्रुवों की संख्या के बराबर होती है। समांतर पथों की संख्या को हम ए से लिखते हैं और ध्रुवों की संख्या को पी से लिखते हैं। तो ए बराबर पी जो होता है यह किस में होगा, जब आप लैप वाइंडिंग यूज करते हो, और जब आप ए बराबर 2 रख दोगे तो इसका मतलब है कि यह कौन सी वाइंडिंग है, यह आपकी वेव वाइंडिंग है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखिएगा कि लैप वाइंडिंग होगी तो ध्रुवों की संख्या के बराबर यानी नंबर ऑफ पोल्स जितने हैं उतने ही पैरेलल पाथ होंगे, और जो आपकी वेव वाइंडिंग है इसमें पैरेलल पाथ हमेशा कितने होंगे, 2 होंगे, ठीक है। अब ये क्या है, ये लैप के लिए है, ये किसके लिए है, ये वेव वाइंडिंग के लिए है। तो लैप वाइंडिंग जो है बेसिकली एक चीज़ और पूछा जाता है कि लैप वाइंडिंग जो है वो किस चीज़ की डिज़ाइन की जाए, मतलब कैसे डिज़ाइन की जाती है। तो यह होती है हाई करेंट, ठीक है, हाई करेंट लो वोल्टेज के लिए, ठीक है, ये हाई करंट और लो वोल्टेज के लिए। और वेव वाइंडिंग जो होती है हाई वोल्टेज और लो करंट के लिए, हाई वोल्टेज और लो करंट के लिए डिज़ाइन की जाती है। तो इम्पॉर्टेंट है, ये भी आप याद रखिएगा, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला है कि एकल लूप जनित्र की निर्गत वोल्टता होती है। अब सिंगल लूप जनित्र यानी जनरेटर की जो आउटपुट वोल्टेज होती है वो कैसी होती है, स्थिर डीसी, स्थिर एसी, स्पंदित डीसी, स्पंदित एसी, आपसे यही बोला जा रहा है। तो जो आपका एकल लूप जनरेटर होता है उसका आउटपुट वोल्टेज जो होता है वह स्पंदित एसी होता है, प्योर एसी नहीं होता। याद रखिएगा कि प्योर एसी नहीं होता या प्योर डीसी नहीं होता, वो कैसा होता है, स्पंदित एसी। स्पंदित एसी का मतलब क्या हो गया कि डीसी की वह वैल्यू जिसमें कुछ ना कुछ पार्ट किसका आ जाए, एसी का आ जाए, तो उसको हम बोलते हैं स्पंदित एसी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा इस एकल लूप का मतलब कि आउटपुट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जनित्र द्वारा उत्पादित वोल्टता का मान ज्ञात करने का समीकरण क्या है। अब देखिए जनित्र यानी जनरेटर के लिए बोला है, तो उत्पादित यानी जनरेटेड वोल्टेज क्या होता है आपको यही बताना है, करेक्ट है। थोड़ा बताइए फटाफट क्या होना चाहिए। अब देखिए जब जनित्र आप पढ़ते हो तो इसको हम ईजी से लिखते हैं, और ईजी बराबर होता है V प्लस आई ए आर ए, वी प्लस आई ए आर ए, ठीक है। लेकिन जब मोटर आप पढ़ोगे तो ई बराबर, इसको हम इस मोटर में ई बी यानी कि बैक ईएमएफ होता है, विरोधी विद्युत वाहक बल। तो ई बी जो होता है यह होता है V माइनस आई ए आर ए। तो यह होता है बेसिकली मोटर के लिए और ये होता है आपका जनरेटर के लिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और मोटर का काम क्या होता है, इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल में बदलता है, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलता है, जबकि जनरेटर मैकेनिकल से किस में बदलता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, ओके। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है किसी जनित्र के चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान किसी चालक की दिशा को विपरीत करने का धारा प्रवाह पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी किसी जनित्र को चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान, यानी कि कोई जनित्र है और उसका मतलब मान लीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान किसी चालक की दिशा को विपरीत करने का धारा प्रवाह पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, धारा प्रवाह रुक जाएगा। या फिर अगला ऑप्शन क्या है इसका कि धारा प्रवाह की दिशा भी विपरीत हो जाएगी, धारा प्रवाह का परिमाण भी घट जाएगा। तो क्या होगा, तो देखिए कोई मान लीजिए कि जनित्र है और मान लीजिए कि ये मैग्नेटिक फील्ड में आपका घूम रहा है, ये मान लीजिए कि इसमें एक कंडक्टर है। अब इस कंडक्टर के घूमने की दिशा विपरीत करने से क्या होगा कि जो धारा प्रवाह की दिशा है वह भी क्या हो जाएगी, विपरीत हो जाएगी। धारा प्रवाह की दिशा भी क्या हो जाएगी, विपरीत हो जाएगी। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ठीक है,
डीसी शंट मोटर की घूर्णन की गति को उसकी पूर्ण गति से अधिक किया जा सकता है। अब देखिए, डीसी शंट मोटर की जो गति है, जो मतलब रोटेशनल स्पीड है, उसकी पूर्ण गति से यानी रेटेड स्पीड से अधिक किया जा सकता है। कब? आर्मेचर धारा बढ़ाने से, आर्मेचर धारा घटाने से, क्षेत्र धारा बढ़ाने से, क्षेत्र धारा घटाने से। कैसे कर सकते हैं हम, यही आपसे पूछ रहा है। तो देखिए, अब देखिए जो फ्लक्स है, देखो आपको क्या करना है, स्पीड को बढ़ाना है। स्पीड बढ़ाने का मतलब क्या है कि आप एक फॉर्मूला याद रखिएगा कि ईबी जो होता है ये बराबर होता है पी फाई जेड एन अपान 60A। ठीक, 60A ये फॉर्मूला होता है, यूनिवर्सल फॉर्मूला है। ठीक है, ये जो ये है ये आपका डिपेंड करता है कि कौन सी वाइंडिंग आप यूज किए हो, लैप है कि वेव है, उस हिसाब से हम इसकी वैल्यू रख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप एक चीज़ देखोगे तो ये जो फाई है ना और ये यन, ये दोनों एक दूसरे के मतलब व्युत्क्रमानुपाती हैं, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं। तो आप देखेंगे कि ई बी, अब देखिए थोड़ी सी और मैं बात करूँ तो ई बी बराबर, तो किसी मशीन में पी आपका फिक्स होगा कि कितने पोल्स होंगे, किसी मशीन में कंडक्टर कितने होंगे यानी चालक कितने होंगे वो भी फिक्स होगा, और उसमें कौन सी वाइंडिंग की गई है ये भी फिक्स होगा। तो इन सबको अगर आप देखें तो इसको हम लिख देते हैं के फाई एन, ऐसे लिख देते हैं डायरेक्टली, आप कहीं भी देखेंगे। क्यों? के की जगह हम क्या रखेंगे, पी फाई नहीं पी जेड अपान 60 ये रख सकते हैं हम। ठीक है, तो ई बी बराबर के फाई एन हो गया। तो यहाँ से आप देखेंगे कि एन जो प्रोपोर्शनल है 1/फाई के है। ठीक है, इन दोनों में, क्योंकि ये मल्टीप्लाई का चिन्ह है तो एक इधर भेज देंगे, तो ये हम कर सकते हैं ई बी अपान फाई, ऐसे कर सकते हैं, एन प्रोपोर्शनल ई बी अपान फाई। इसका मतलब है कि एन आपका तब बढ़ेगा जब आपका फ्लक्स घटेगा। एन आपका तब बढ़ेगा जब आपका क्या घटेगा, फ्लक्स घटेगा। ठीक है, तो फ्लक्स आपका तब घटेगा ना, फ्लक्स आपका कब घटेगा, तब जाके आपकी स्पीड बढ़ेगी। स्पीड बढ़ाने के लिए आपको फ्लक्स को घटाना पड़ेगा, और फ्लक्स आप तभी घटा सकते हो जब शंट मोटर की बात की गई है। ध्यान से समझना कि शंट मोटर की बात की गई। शंट मोटर का मतलब क्या है कि एक मोटर है जिसकी आर्मेचर वाइंडिंग और जिसकी क्षेत्र वाइंडिंग यानी फील्ड वाइंडिंग दोनों समांतर में जुड़ी होती हैं, उसको हम बोलते हैं शंट मोटर। ठीक है, तो शंट मोटर की जो स्पीड है वो डिपेंड करती है कि ये नंबर ऑफ फ्लक्स कितने हैं, और फ्लक्स आपका डिपेंड करता है क्षेत्र धारा पर यानी फील्ड करंट पर। तो फील्ड करंट जो होती है वो प्रोपोर्शनल होती है फाई के। अगर फील्ड करंट आप घटा दो, फील्ड करंट आप घटा दो तो फ्लक्स घट जाएगा। जब फ्लक्स घट जाएगा तो आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो फ्लक्स घटाने के लिए आपको फील्ड करंट को घटाना पड़ेगा, क्षेत्र धारा को घटाना पड़ेगा, जिसके कारण से आपकी स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी। तो जो सही आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, चलिए अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि डीसी शंट मोटर का भार बढ़ने से उसकी गति। अब डीसी शंट मोटर है, देखिए शंट मोटर हम उसको बोलते हैं जिसकी स्पीड क्या होती है, लगभग कांस्टेंट रहती है, लगभग कांस्टेंट रहती है। प्योर कांस्टेंट आप नहीं बोल सकते हो, लगभग स्थिर रहती, हमेशा आपको यही बताना है। लेकिन जब उस पर आप लोड बढ़ाते हो ना, जब लोड बढ़ाते हैं तो उसकी स्पीड जो होती है थोड़ी सी घट जाती है। हमेशा ये कहना कि थोड़ी सी घटेगी, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा घट जाएगी, उसी अनुपात में घटेगी, नहीं। जिस अनुपात में आपका लोड बढ़ रहा है उस अनुपात में नहीं घटेगी, बस थोड़ी सी घटेगी। तो आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो होगा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि डीसी मोटर के आर्मेचर बल आघूर्ण का सूत्र क्या है। तो डीसी मोटर के आर्मेचर बल आघूर्ण का सूत्र आपको बताना है। तो सूत्र बहुत ही आसान है, अगर आप पढ़े हो, अगर आपको याद है तो आप बहुत अच्छे से बता सकते हो कि T बराबर 0.1595 ZIA P/A न्यूटन मीटर। तो ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट है। ठीक है, बाकी और किसी की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको याद है तो आप डायरेक्टली बता सकते थे इस चीज़ को। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर का मुख्य गुण यह है कि यह एसी संकेत के वोल्टता स्तर को परिवर्तित करता है। तो क्लियर है, इसका मुख्य गुण यही है कि एसी संकेत के वोल्टता स्तर को परिवर्तित करता है, बिना उसकी शक्ति परिवर्तित किए, बिना उसकी आवृत्ति परिवर्तित किए, बिना उसकी आकृति परिवर्तित किए, बिना उसकी शक्ति आवृत्ति तथा आकृति परिवर्तित किए। तो करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए ट्रांसफार्मर का मुख्य गुण यह है कि वह वोल्टेज को घटाता बढ़ाता है, वो भी एसी वोल्टेज को, डीसी को नहीं, एसी को। ठीक है, तो इसमें क्या होना चाहिए कि जब भी हम ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं तो आप देखते हो कि उसमें जो पावर रहती है वो परिवर्तित नहीं होती, वो इनपुट में भी वही मिलती है, आउटपुट में भी आपको वही मिलती है। उसके बाद जो आपका सेकंड है कि बिना उसकी आवृत्ति परिवर्तित किए, ट्रांसफार्मर में जो इनपुट में यानी कि जो मतलब आवृत्ति है 50 हर्ट्ज,
वो आउटपुट में भी होती है 50 हर्ट्ज, उतना ही रहेगी। और उसकी आकृति आप परिवर्तित करो ना परिवर्तित करो, लेकिन वो वोल्टेज को घटाएगा बढ़ाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। यानी कि तीनों के तीनों आपके करेक्ट हैं, और ये तीनों की तीनों चीज़ें आपकी ऑप्शन नंबर 4 में यानी डी में दी हुई हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए, ट्रांसफार्मर अंकित किए जाते हैं। ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग है वो किस में की जाती है? किलोवाट में, केवी में, किलोवाट आवर में, केवीए में, किस में की जाती है? आपसे यही बोला जा रहा है। देखिए, ट्रांसफार्मर आप जब भी देखोगे ना, तो आपसे हमेशा यही पूछा जाता है, आपके गांव में ट्रांसफार्मर लगा होगा तो वहाँ पे बोला जाता है कि आपके गांव में कितने केवीए का ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, कितना केवीए आपने बनवाया, 63 केवीए का है, 33 की मतलब कि उस हिसाब से 63 केवीए का, 65 केवीए का, कितने का ट्रांसफार्मर आपका बना है, बस यही बोला जाता है। तो ट्रांसफार्मर की रेटिंग जो होती है किस में होती है? केवीए में होती है। किस में होती है? केवीए में होती है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि उच्च आवृत्तियों पर मेगाहर्ट्ज रेंज में कार्य करने हेतु अभिकल्पित ट्रांसफार्मर में किस प्रकार की कोर का प्रयोग किया जाता है? अब हाई फ्रीक्वेंसी आपको इस्तेमाल करना है, तो फिर जो ट्रांसफार्मर की कोर होगी वह किस चीज़ की डिज़ाइन की जाएगी, किस चीज़ की बनाई जाएगी, यही आपसे पूछा जाता है। एल्युमिनियम कोर की, लौह कोर की, वाई कोर की, या फिर खुली लौह कोर की, किस चीज़ की बनी होगी? तो हाई फ्रीक्वेंसी अगर आपको मान लीजिए कार्य करना है तो उसके लिए हम बनाते हैं एयर कोर को। किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं? एयर कोर। एयर कोर जो होती है यानी वाई कोर, यह बेसिकली उच्च आवृत्ति के लिए यानी मेगाहर्ट्ज रेंज में कार्य करने के लिए अवेलेबल होती है और इसमें हम कार्य करते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो सी होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी ट्रांसफार्मर की द्वितीयक वेष्ठन के लपेटों की संख्या, देखिए द्वितीयक वाइंडिंग के लपेटों यानी फेरों की संख्या दोगुनी कर दी जाए और साथ ही प्राथमिक वोल्टता आधी कर दी जाए तो उसकी द्वितीयक वोल्टता होगी। अब ये क्वेश्चन क्या है, बहुत सही है। यदि किसी ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली यानी सेकेंडरी वाइंडिंग के लपेटों की संख्या, लपेटों की यानी फेरों की संख्या दोगुनी कर दी जाए। अब कहने का मतलब है कि ये ट्रांसफार्मर है सपोज आपका, ठीक है। अब इसमें जो वाइंडिंग है ये 2 है और इसको हमने दोगुना कर दिया तो ये 4 हो गई, ठीक है। साथ ही प्राथमिक वोल्टता आधी कर दी जाए, तो प्राथमिक वोल्टता हमने क्या कर दिया? आधी कर दिया। साथ ही साथ हम क्या कर रहे हैं? प्राथमिक वोल्टता आधी कर रहे हैं यानी 2 कर रहे हैं, तो फिर जो सेकेंडरी वोल्टता होगी वह कितनी होगी? सेकेंडरी वोल्टता जो होगी वो कितनी होगी? तो सेकेंडरी वोल्टता जो होगी आपकी वही की वही रहेगी, ठीक है। देखो क्वेश्चन ही मतलब क्या है कि आपका कहने का क्वेश्चन का मतलब क्या है कि जो सेकेंडरी वाइंडिंग है इसे आप दोगुना कर रहे हो, प्राथमिक वोल्टता आधा कर रहे हो। प्राथमिक वोल्टता आधा किससे कर रहे हो? इससे आधा कर रहे हो, यानी कि ये 4 है तो ये 2 होगा, तो 2 तो पहले भी था ये, क्योंकि आधा करने का मतलब क्वेश्चन कह रहा है उसके पहले भी इसमें क्या है, ये आधा है, ठीक है। तो ये जो आपका वोल्टेज होगा यानी कि सेकेंडरी साइड में वो कितना रहेगा? वही का वही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा।